एक ऐसा ग्राफ है, देखिए यहाँ पर वॉल्यूम है और ये प्रेशर है। प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज दिए हैं। ये 2021 का क्वेश्चन है। 200 पास्कल, 100 पास्कल, 134। यहाँ पर है 200 पास्कल, ये है 100 पास्कल, ये है 1, ये है 3 और ये 4 मीटर क्यूब में है। ये तो एक प्रोसेस है ABCD। क्वेश्चन पहले ग्राफ बनाइए। बन 2021 में है ये। जेई में इसमें आया था, JEE मेंस में पूछा था। लेकिन क्वेश्चन लिख लीजिए थोड़ा सा। ए डाई एटॉमिक गैस passes a cyclic process ABCD adiabatically the amount of work done in CD will be number 1 -500 joule, number 2 -400 joule, number 3 400 joule, number 4 200 joule। अब वर्क डन पूछा गया है इन द, ये जो साइक्लिक प्रोसेस है ये एडियाबैटिक है, तो पूरे प्रोसेस में नहीं पूछा है, CD में पूछा है। C और D वाले में ये ग्राफ दिया हुआ है। तो एडियाबैटिक, हाँ कैसे निकलेगा, फार्मूला बोलिए। W एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक में वर्क डन क्या होता है, 1/γ-1 P1 V1 माइनस P2 V2 या R T1 माइनस T2, यही है ना। अगर टेम्परेचर के टर्म में होता तो T1 माइनस T2, तो R बाहर ले लेते, तो R/γ-1 T1 माइनस T2 हो जाता। यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में है, तो 1/γ-1 P1 V1 माइनस P2 V2 ये है। और गामा डाई एटॉमिक गैस है,
डाई एटॉमिक गैस में 1.4 Cp/Cv है। डाई एटॉमिक गैस में F की वैल्यू 5 है, तो 5/2 R और 7/2 R, तो 7/5 होगा। गामा की वैल्यू Cp/Cv, 7/5 का मतलब 1.4। पूरा लिखते हैं, लिखवा चुके हैं कई बार। तो गामा की वैल्यू 1.4 है। देखिए कितना आया निकाल करके, 1/1.4 -1। और प्रेशर देखिए P1, अब C से D है तो P1 यही है 100 इंटू, अब यहां पर वॉल्यूम है 4 माइनस D पर P2 तो 200 इंटू यहां पर वॉल्यूम है 3, ये आया। बहुत सिंपल है, बिल्कुल 1 मिनट से कम का है ये 0.4 हो गया। यहां पर कितना आया 400 माइनस 600, 400 माइनस 600 तो -200 बाई 4.4 है ना, तो इसको 4 के टर्म में लिखिए तो -200 4/10, तो 10 ऊपर चला गया, 10 हो गया और यहां हो गया 4, तो ये हो गया आपका कितना 50 इंटू 10 तो 500 जूल, माइनस में आया। बहुत सिंपल था, कैलकुलेशन भी बहुत छोटा सा था है? गामा देखिए F जो है ये यहां लिख दे रहा हूं पूरा, फॉर डाई एटॉमिक गैस F = 5 होता है कि नहीं, तो Cv जो है 5/2R, Cp एक R जुड़ जाता है तो 7/2R, गामा Cp/Cv, तो ये कितना होगा, गामा = 7/5 बचेगा, 7/5 तो ये कितना है 1.4 कि नहीं। सब लिखवा चुके हैं कई बार, ये सब तो ये भूलने वाली चीज नहीं है, इसको याद रखिए, और नहीं तो सीधे 1 + 2/f कि नहीं, गामा = 1 + 2/f, f की वैल्यू 5 है तो 1 + 2/5 तो 7/5 1.4 कि नहीं। अब वो हमने इसलिए बता दिया कि सभी मालूम रहे, नहीं तो आप सीधा ऐसे लिखते गामा = 1 + 2/f, तो 1 + 2/5 तो 7/5 यानी 1.4 ऐसे लगा सकते थे। तो जब सारी चीज लिखोगे तो बार बार लिखने पर, इसीलिए तो ज्यादा क्वेश्चन किया जाता है कि बार बार लिखें तो याद हो जाएगा, मेमोरी में रहेगा। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन है। कई तरह ऐसे सवाल करा चुके हैं, साइक्लिक का भी बता चुके हैं। देखिए 23 में आया था जेईई मेंस में, लिखिए आ गया, पूरा लिख लिया। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2 कंटेनर A and B, इन 2 कंटेनर A and B, a monoatomic gas is filled, a monoatomic gas is filled at pressure P, volume V and temperature T.
यानी पीवीटी उसका स्टेट है दोनों गैस का, ए और बी का। अब इसमें लिखिए ए इज कंप्रेस्ड, ए इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, ए इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू टीओ टू 1/8 of its volume, 1/8 of its volume, and B is compressed, B is compressed 1/8 of its volume adiabatically, adiabatically the ratio of pressure of B and A will be, पहले B है, of B and A will be नंबर 1 ऑप्शनल 8, नंबर 2 4, नंबर 3 8 पर 3/2 पावर, 3/2 पावर, नंबर 4 1/8, 1/8 है, 1/8 टू दी पावर, नहीं 8 टू दी पावर 3/2, 8 का 3/2 पावर। चलिए अब इसको बताइए, दो प्रोसेस अलग अलग है, दो अलग अलग गैस भी है, ए और बी, दोनों के स्टेट एक ही है। पहले में जो स्टेट था वो पीवीटी है, दूसरे में भी स्टेट पीवीटी है, किसी में स्टेट अलग नहीं है, ये याद रखिए, दोनों में एक ही स्टेट है पीवीटी। एक में एक्सपेंशन या कंप्रेशन है, तो कंप्रेशन एडिया पहले में आइसोथर्मल है और दूसरे में एडियाबैटिक है। वॉल्यूम पहले के केस में भी 1/8 है, दूसरे के केस में भी 1/8 है। तो यहां पर ये है ए और ये है बी, इसका भी वॉल्यूम उतना ही कंप्रेस किया गया जितना उसमें, लेकिन एक में आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल है और दूसरे में एडियाबैटिक है। तो बताइए क्या फार्मूले होते हैं आइसोथर्मल में और एडियाबैटिक में। मोनो एटॉमिक गैस है, गैस कैसा है, मोनो एटॉमिक गैस। आइसोथर्मल होगा कांस्टेंट टेम्परेचर, तो गैस ओबे बॉयल्स लॉ, PV इक्वल टू कांस्टेंट, या P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो पहला तो ये हुआ इन आइसोथर्मल पर प्रोसेस P1 V1 इक्वल टू P2 V2, बॉयल्स लॉ होता है कि नहीं।
तो P1 तो P था, स्टेट क्या था PVT, यहां पर भी प्रेशर P था, वॉल्यूम भी था, टेम्परेचर T, यहां भी प्रेशर P, वॉल्यूम भी, टेम्परेचर T। अब इसमें वॉल्यूम को 1/8 कर दिया गया, तो ये देखिए P1 को हम P लिख रहे हैं और V1 को V लिख दें, हाई PV और T। अब जब हम प्रेशर को वॉल्यूम को घटाएंगे कितना, V/8, कितना कंप्रेस करना है, 1/8 ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो अब ये देखिए क्या कैंसिल हुआ, यहां पर रिजल्ट V और V कैंसिल हो गया, P2 कितना आ गया, P2 एक के केस में 8P आ गया, ये इक्वेशन 1 बना कि नहीं। अब एडियाबैटिक है, दूसरा क्या है, एडियाबैटिक है। तो सेकंड केस में इन एडियाबैटिक प्रोसेस गैस ओबे पॉइसन्स लॉ, PV टू द पावर गामा इक्वल टू K। तो ये हो जाएगा P1 V1 टू द पावर गामा इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा। और गामा मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितना है, फॉर मोनो एटॉमिक गैस, फॉर मोनो है ना, मोनो एटॉमिक गैस F की वैल्यू 3 होता है, तो गामा इक्वल टू कितना हो गया, 1 + 2/3, तो कितना आया 5/3 होगा कि नहीं हो गया। अब वही यहां रखना है, देखिए P1 तो P ही था, V1 तो V था, तो V टू द पावर गामा। अब गामा की वैल्यू रख लें, कितना गामा की वैल्यू है, 5/3। हेलो, हाँ नमस्ते। ठीक, अब यहां पर क्या हो गया, P2 डैश में लिख दे रहा हूं एडियाबैटिक के लिए, तो ये V/8 टू दी पावर 5/3। तो इसको अब सॉल्व कर लीजिए, 5/3, तो इससे क्या मिलेगा, देखिए यहां पर V टू दी पावर 5/3 है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, V टू दी पावर 5/3 अलग कर लो, और यहां P2 डैश V टू दी पावर 5/3 ऊपर अलग कर लिया, और नीचे देखिए 8 है, 8 का मतलब 2 × 2 × 2 कि नहीं, तो यानी 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 3 हो गया। तो इसको ऐसे लिख रहे हैं, ये हो गया 2 टू दी पावर 3, और इस पर कितना है 5/3, तो ये 3 पावर कटा कि नहीं कटा, कट गया। अब नीचे 2 टू दी पावर 5 है, तो अब ये आपका V टू दी पावर 5/3, V टू दी पावर 5/3 कैंसिल हो गया। अब P2 डैश कितना आ गया, देखिए P2 डैश ये हो गया P, और ये बचा है 2 टू दी पावर 5 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे क्या बचा है 2 टू दी पावर 3 और 5/3, तो 3 कट गया, 2 टू दी पावर 5 कितना होगा, कितना होता है, देखो बोलिए 32, तो 32P आ गया, ये 32 आया, ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, तो ये इक्वेशन क्या हो गया आपका 2। और B/A पूछा है, प्रेशर ऑफ B बाई प्रेशर ऑफ A, ये तो B के लिए है ना, तो ये हो जाएगा P2 डैश
P2 डैश अपॉन P2 कितना आया 32P अपॉन 8P। तो ये P कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4। तो यही आंसर है, कोई आंसर है दूसरा, तो वही सही होगा। बहुत से इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे इसी पर पूछे गए हैं, एडियाबैटिक पर। एक सवाल तुमने पूछा था, लगा ली थी कि नहीं, इफिशियंसी वाला लग गया था कि नहीं लगा था? ना लगाओ, कितना आया था आंसर? लगवा दें? लिखिए, अच्छा क्वेश्चन लिखिए। ये हो गया पूरा, समझ में आया नहीं कि नहीं आया? कहाँ? पूरे दिया 5/3 ना, ऊपर का नीचे और पूरे जाते हैं, अलग अलग है दोनों। चलिए उसको, इसीलिए तो प्रैक्टिस की जरूरत होती है। लिखो अच्छा एक क्वेश्चन, इफिशियंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन, ये 2019 का था, ये पूछा गया था, इसीलिए तुमने शायद पूछा था। एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन, efficiency of a Carnot engine is 1/6 when temperature of sink reduced by 62 degrees Celsius, its efficiency becomes 2 times. Then temperature of source and sink, the temperature of source and sink is, नंबर 1 लिखिए 124 डिग्री सेल्सियस कामा 62 डिग्री सेल्सियस, दोनों पूछा है, सोर्स का और सिंक का। 124 डिग्री सेल्सियस एंड 62 डिग्री सेल्सियस। दूसरा ऑप्शन लिखिए 99 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस, 99 डिग्री सेल्सियस कामा 37 डिग्री सेल्सियस। तीसरा लिखिए 37 डिग्री सेल्सियस एंड 99 डिग्री सेल्सियस। ये तो कभी होगा ही नहीं, उल्टा लिखा है। नेक्स्ट लिखो चौथा ऑप्शन 62 डिग्री सेल्सियस एंड 124 डिग्री सेल्सियस।
एंड 124 डिग्री सेल्सियस। ये भी कभी नहीं होगा, ये भी उल्टा लिखा हुआ है। अब दो ऑप्शन तो अपने आप कट गया, जो ध्यान देगा उसका तो तुरंत सही हो जाएगा। अब आपका 50% प्रोबेबिलिटी है, दो ही ऑप्शन तो बचे हैं, पहला और दूसरा। लगा चुके हो ना? लगाओ मत, चलो हम लगा दे रहे हैं। बड़ा सवाल है, देखो लगाना तो इजी है, कोई कठिन नहीं है। ईटा इक्वल टू क्या था? ईटा इक्वल टू था 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये है फार्मूला इफिशियंसी का। अब ये पूछा क्यों गया है? इसमें दोनों पूछा है, सोर्स का भी टेम्परेचर और सिंक का। तो सोर्स का तो जाहिर है ज्यादा होता है, इंजन है ये, और सिंक का उससे कम होगा। तो दो ऑप्शन तो पहले से ही आप चाहते तो कर जाता। अगर 3 ऐसा होता तब तो एक ही आंसर ही आता, लेकिन हाँ ऐसा होगा नहीं, दो ऑप्शन उसमें है। तो इन फर्स्ट कंडीशन क्या है? इन फर्स्ट केस, तो केस 1 लिख लें ऐसे, इफिशियंसी 1/6 है और ये 1 माइनस T1 अपॉन T2 है। इसको इक्वेशन 1 लिखो। अभी लिखो मत, देख लो पहले, बहुत हो सकता है फिर से पूछा जाए इस तरह कोई सवाल। अब दूसरे में कहा है कि जब टेम्परेचर रिड्यूस किया गया बाई 62 डिग्री, बाई 62 है, बाई का मतलब जितना था उससे 62 डिग्री घटाया गया। और अगर 262 लिखा होता तो टोटल 62 हो जाता। यही अंतर होता है, देखो इंग्लिश और हिंदी में। 62 डिग्री सेंटीग्रेड घटाया गया और 62 डिग्री तक घटाया गया में अंतर होता है। 62 माने जितना इनिशियल था उसमें 62 घटाया, और 62 तक घटाया गया माने फाइनल जो है वो 62 हो गया। तो ऐसा नहीं है, 62 डिग्री सेल्सियस जो इनिशियल वैल्यू था उसमें जब घटाया तो इफिशियंसी डबल हो गया। इफिशियंसी क्या हो गया? डबल। तो यहां पर 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 इंटू 1/6, ये केस 2 है, डबल हो गया ना। अब टेम्परेचर कितना घटाया? 1 माइनस T1 माइनस 62 बाई T2। अब यहां पर आप 62 डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि डिफरेंस है, तो डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस और एब्सोल्यूट का डिफरेंस सेम रहता है, तो यहां उसको बदलने की जरूरत नहीं है। तो अब इसी को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने पर देखिए, इसको लिख सकते हैं, ये 1/3 हो गया, कट जाएगा ये 1/3, और 1 माइनस T1 अपॉन T2 अलग कर लें, और फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 62 अपॉन T2 कर लो। तो इसी में इक्वेशन 1 की वैल्यू रखो, 1 माइनस T1 अपॉन T2 1/6 है, तो ये 1/3। अब इसके जगह पर ये रख लेंगे 1/6 और प्लस 62/T2। तो अब फिर इसको इधर सब्ट्रैक्ट करो, 1/3 माइनस 1/6, तो ये 62/T2 आ गया। तो यहां पर एलसीएम तो आपका 6 ही होगा, लगाओ मत, देख लो। अब तो यहां हो जाएगा 2 माइनस 1 और ये 62/T2। तो अब ये हो गया 1/6 इक्वल टू 62/T2। तो T2 कितना आ गया? T2 हो गया 62 इंटू 6। अब ये केल्विन में आएगा, क्यों? क्योंकि कैपिटल T2 है।
स्मॉल नहीं है ना, तो अब ये कितना आ गया, इतना केल्विन आया। T2, T2 माने टेम्परेचर ऑफ सिंक। तो अगर हम इसको स्मॉल में लिखना चाहें डिग्री सेल्सियस में तो -273, तो यहां लिख रहा हूं स्मॉल T2, तो कितना है 372 -273, तो ये डिग्री सेल्सियस में आ गया। कितना होगा ये है 99 डिग्री सेल्सियस, ये आ गया T2। एक में होगा ये, किसमें है, सेकंड ऑप्शन में है। T2/T1 था ना, T2/T1 उल्टा लिख दिया। सब जगह गड़बड़ हो गया। ये वाला यहां गलत लिख दिया ना, ये T2/T1 T1 है ये। T2/T1 था, तो थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया, आप समझो। ये है T2 है ना, और ये T1, तो यहाँ T2 है और यहाँ T1 है। T1 है ये, तो T1 स्मॉल है ना, कितना आया 99। अब इक्वेशन 1 में रख लो, देन 1 implies that 1/6 इक्वल टू 1 माइनस, अब T1 आया था 372, क्योंकि ये कैपिटल में है ना, तो कैपिटल T2 अपॉन 372, तो अब ये क्या आया T2 अपॉन 372, 1 माइनस 1 अपॉन 6, तो 6 माइनस 1 5/6, T2 अपॉन 372, तो अब T2 क्या निकला 5 इंटू 372/6, तो 6 से कट जाएगा ये 62 आया, तो T2 की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई हुआ, तो स्मॉल T2 310 माइनस 273, ये केल्विन में है और ये डिग्री सेल्सियस में आया, तो कितना हो गया 27 और 10 37 डिग्री सेल्सियस। तो अब टेम्परेचर आंसर क्या बना, आंसर आया 99 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री आया है, कोई नहीं सेकंड है, एक ही आ गया था, तब भी आप चाहते तो लगा सकते थे। अगर एक ऑप्शन आ गया और बाकी सब तो नहीं था, तो हम आंसर वही रहेगा ही। अब ये सब 1 मिनट में नहीं आएगा, ये जान लो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहता है, इसलिए जेईई में उसमें रहेगा क्वेश्चन में कुछ लंबा। हेलो, हाँ हाँ, तो ठीक है, हो गया तो चलो। बायोमेट्रिक हो गया ना, ठीक, चलो कितना आएगा
अच्छा, तो आए तो कम ही है। नहीं, 1,30,000 है। चलो ठीक। हाँ ठीक है, नया शुरू करना है। अब तो लग जाना चाहिए सबका। यस सर। है थोड़ी थोड़ी गलती होती है सर। हाँ, तो वही है, इसीलिए आप लोग घर पर प्रैक्टिस कीजिए और एक यूनिट से कम 50 क्वेश्चन लगाइए एक यूनिट से। तो एक एक यूनिट से जब 50-50 लगाओगे तो जितने यूनिट्स हैं कुल मिला करके कम से कम 1,000 क्वेश्चन पहुंच जाएगा। 11th के क्वेश्चन से लगभग 500 और 12th के जो सिलेबस में है लगभग 500 उसके। और इतना प्रैक्टिस किए रहोगे और कंसेप्ट रहेगा तो बहुत अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन लग सकते हैं। हो सकता है 1-2 सवाल फंसे, नहीं तो सब लगा सकते हो, लेकिन कंसेप्ट रहना चाहिए। ये ना हो कि हम रट करके लगाएं, फिजिक्स में रट करके नहीं आएगा। चलिए अब हम दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सिलेबस तो जानते ही होंगे सब लोग, क्या क्या पार्ट है? हैं? दूसरे पार्ट में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, बाकी तो है ही है। इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है ना? फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखिए क्या क्या पार्ट है। इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस या मल्टीपल चार्ज भी है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज,
dipole electric field due to dipole, torque on dipole in uniform electric field, electrostatic flux है, Gauss flux law, application of point field due to infinite long uniform charged state wire है, uniform charge infinite plane sheet, uniformly charged thin spherical cell, electrostatic potential and its calculation for the point charge, electric dipole and system of charges, potential difference, equipotential surface, electrical potential energy of system of 2 point charges and electric dipole in electrostatic field, conductors and insulator, dielectrics, dielectric polarization, capacitor, capacitance and the combination of capacitor in series and parallel, capacitance of parallel plate capacitor with and without dielectric medium between the plates, energy stored in the capacitor. इतना पार्ट डिस्कस करना है इस वाले टॉपिक में। बहुत लंबा है, हाँ 4-5 चैप्टर है। चलिए पहले तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर लें। चार्ज है क्या? चार्ज क्या है? अब बात मत करो, हे क्या बात कर रही हो? चार्ज है क्या तुम ही बताओ, जल्दी बोलो, एक एक लोग बताएंगे तो आ जाएगा। व्हाट इज चार्ज? हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो। अरे किताब नहीं, बंद करो, किताब लेके मत बैठा करो। चार्ज इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यही तो बताई हो अभी, तो क्या दिक्कत है? नहीं है क्या? फंडामेंटल नहीं है क्या? ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, चार्ज कहाँ फंडामेंटल है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो सतह है, उसमें जहाँ चार्ज है। फिर जल्दी और बोलो। चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये कह सकते हो। फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी या बेसिक प्रॉपर्टी उसको कहा जाता है, या उसी को कहते हैं इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक, हाँ, इनहेरेंट, इंट्रिंसिक, बेसिक या फंडामेंटल सब एक ही हुआ। चार्ज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चार्ज को हम लोग आई के टर्म में लिखते हैं। आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, तो क्यू इक्वल टू होता है आई इंटू टी। तो आई फंडामेंटल है और टी फंडामेंटल है, तो क्यू का जो डायमेंशन है वो है ए टी, कि नहीं? तो m0 l0 t और a लिखते हैं, तो इसका मतलब ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, कि नहीं है? जिसको इस रूप में लिख सकते हैं वही क्या होता है? डिराइव्ड। तो चार्ज इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी विथ डायमेंशन a t या m0 l0 t a, सीरियल में लिखते हैं। तो इसके ये जो पावर है इन्हीं को डायमेंशंस कहते हैं। तो इसका डायमेंशंस है 0 0 1 1। डायमेंशंस क्या है? 0 0 1 1। जैसे ही डायमेंशंस की बात होगी तो उसका जो सीरियल है वो लिखा रहता है, पहले m फिर l तब t तब a, कि नहीं? तो वो उसी ऑर्डर में लिखा जाता है उसको। तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, डिराइव्ड है। हाँ, ये फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी किसी मैटर का हो सकता है। तो इसको सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया या किसने बताया था? किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने।
चार्ज का कंसेप्ट तो बहुत पहले से है। विल्बर्ग ने सबसे पहले चार्ज का कंसेप्ट दिया था और उन्होंने चार्जिंग की बात की थी मैटर का। जब किन्हीं दो ऑब्जेक्ट को रब किया जाता है तो एक से दूसरे में एक पार्टिकल ट्रांसफर होता है और उस प्रोसेस को चार्जिंग कहा गया था। लेकिन उस समय क्या ट्रांसफर हो रहा है वो सब डिस्कवर ही नहीं हुआ था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बताया था कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब जब मॉडर्न कंसेप्ट आया चार्जिंग का, तब हम लोग जान पाए कि चार्ज का बेस क्या है, किसी बॉडी में चार्जिंग का बेस क्या होता है, हाउ ए मैटर चार्ज्ड। तो हमारे पास जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो क्या है, एटम का है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कि नहीं। एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल का मतलब जो किसी और से ना बने हो, यानी जिनका निर्माण किसी अन्य पार्टिकल से ना हुआ हो, उन्हीं को फंडामेंटल कहते हैं। ऐसे ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इट्स ओन, यानी जो किसी और से क्रिएट ना हो वो फंडामेंटल होता है। जैसे मास है, मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का, वो इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, उसका जो मेजरमेंट है वो मास के टर्म में होता है। तो वैसे ही चार्ज भी है कि नहीं है। अब चार्जिंग कैसे होता है, जो 3 पार्टिकल एटम में एग्जिस्ट करते हैं फंडामेंटल, तो एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया जे थॉमसन ने 1896 to 98 कि नहीं, और उन्होंने चार्ज कैलकुलेट किया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और मास भी कैलकुलेशन किया गया। पहले E/m निकला था चार्ज मास का रेशियो, और तब जाकर के अलग अलग दोनों को किया गया। तो चार्ज इतना है और मास है 9.1 × 10⁻27 kg। तो ये सबसे पहला फंडामेंटल पार्टिकल था जो डिस्कवर हुआ। सबसे पहला फंडामेंटल पार्टिकल क्या था, इलेक्ट्रॉन था। लेकिन उसके पहले ही गोल्डस्टीन ने 1869 में ही पॉजिटिव चार्ज की बात किया था, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज को सेपरेट नहीं कर पाए मैटर से। कंसेप्ट तो दिया था पॉजिटिव चार्ज का, लेकिन उसका उन्होंने सेपरेशन कोई दिखा नहीं पाए कि इस तरह का ये पार्टिकल एग्जिस्ट करता होगा। तो प्रोटॉन का डिस्कवरर रदरफोर्ड को माना जाता है, गोल्डस्टीन को नहीं। रदरफोर्ड ने 1911 में इसको डिस्कवर किया और हाइड्रोजन गैस को आयोनाइज करके किया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, उतना ही प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। और इसका जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो बहुत हाई है, 1.673 10⁻⁻, ये 31 है, सॉरी ये 20-27 kg, ये -31 है। तो इसका मास इतना था। तो ये 2 पार्टिकल है जो चार्ज है फंडामेंटल में। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, उतना ही अमाउंट चार्ज है प्रोटॉन पर, लेकिन इनके मास में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जो इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 × 10⁻31 kg, बहुत कम है एज कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन 1.673 × 10⁻27 kg कि नहीं। तो इसका मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एंटी पार्टिकल नहीं है। बहुत लोग बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल प्रोटॉन उसका एंटी पार्टिकल नहीं है। एंटी पार्टिकल ये तब होता जब मास भी सेम रहता। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है, प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन है। समझ में आया। इसके बाद 1932 में, बहुत समय बाद, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया, और वो चार्जलेस होता है। इसका चार्ज क्या होता है, 0, और मास अप्रोक्सीमेट मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, लेकिन कुछ ज्यादा रहता है, 5 है ये, 10⁻⁻27 kg। तो इस तरह से जो 3 फंडामेंटल है उसमें से एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है।
जाओ, दोनों का सम क्या होगा? 0। दोनों का सम क्या होगा? क्यों? क्योंकि एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इसके बाहर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर है उतना ही नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस के बाहर है, सेम अमाउंट में। ये इसको लिखते हैं जेड। जेड ही प्रोटॉन के इक्वल होता है, जेड यानी एटॉमिक नंबर, और इतना ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जेड या प्रोटॉन के इक्वल होते हैं। तो उनके मास तो अलग अलग हैं, लेकिन चार्ज इक्वल और अपोजिट होने के कारण टोटल चार्ज क्या हो जाता है? 0 पूरे एटम पर। तो एटम इसीलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसी में न्यूट्रॉन भी एग्जिस्ट करते हैं। कहाँ? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में कभी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। कभी कभी ये भी पूछा जाता है, रेडियो एक्टिविटी में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, बीटा पार्टिकल्स फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। और रेडियो एक्टिविटी क्या है? न्यूक्लियर फिनोमेना है, केवल न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी होती है, वो पूरे एटम की प्रॉपर्टी नहीं है। और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो कहां से निकलेंगे? न्यूट्रॉन के, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जो होते हैं न्यूक्लियस में, उसमें से न्यूट्रॉन का डिकम्पोजिशन होता है, यानी वो ब्रेक होता है किसमें? प्रोटॉन और एक बीटा पार्टिकल में। न्यूट्रॉन से ही एक प्रोटॉन बनता है, 1p1, और ये 0n1 है, तो -1 E0, ये बीटा पार्टिकल है, ये 1 और ये 0, देखिए दोनों मिलकर के क्या है? 0 है। तो जब एक न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोटॉन में, तब एक बीटा पार्टिकल बीटा डीके होता है, उसको बीटा डीके कहते हैं। तो कभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं रहता। न्यूक्लियस में रहने वाला कौन है? प्रोटॉन। उसके बाहर जो ऑर्बिट्स होते हैं या ऑर्बिटल्स, अब तो ऑर्बिटल का भी कंसेप्ट है, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, कभी स्टेशनरी नहीं रहते हैं। तो लेकिन एटम के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज होगा एटम में, आयन में नहीं, एटम में जितने पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में, उतना ही नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस के बाहर है। तो इसलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब कैसे चार्जिंग होता है? जब कभी एटम को कुछ एनर्जी मिलती है, यहां पर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इसके बाहर डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और इनमें अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है आगे चल करके जो हम डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में या इलिप्टिक ऑर्बिट में आगे चल करके, जब समरफील्ड मार रहा है तो ये भी बताया गया क्या ऑर्बिट सर्कुलर और इलिप्टिक दोनों हो सकता है, तो रिवॉल्व करेगा कि नहीं। जब हम इसमें हर एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एक डिफरेंट एनर्जी है। जब इसको किसी बाहर से, आउटर सोर्स से एनर्जी हम देते हैं तो इस सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है, पूरे एटम की एनर्जी बढ़ेगी, और जब इसकी एटम की एनर्जी बढ़ेगी तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ेगी, तो ये हायर ऑर्बिट में जंप करता है। एक स्टेट के बाद ये ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर आ जाता है। तो जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी है उसको कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यानी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो जब इतना मिलेगा तो वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर चला जाएगा। तो जब कभी कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जैसे सोडियम है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है 2 8 1 11 होते हैं टोटल, तो ये पॉजिटिवली चार्ज में कन्वर्ट हो गया और ये एक इलेक्ट्रॉन किसी मैटर पर जाएगा, तो जिस पर ये जाएगा उस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो बेसिस है चार्जिंग का वो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
द बेसिस ऑफ चार्जिंग इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली। कभी प्रोटॉन कहीं डिस्प्लेस नहीं होता, केवल इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है। जिस मैटर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और जिस पर जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो जब हम दो मैटर को रब करते हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में जाने लगते हैं। अब जिसकी प्रॉपर्टी लूज करने की होगी वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो दूसरा गेन कर लेगा, और रिलीज कम करेगा जिसके आउटर मोस्ट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, 1 हो, 2 हो या 3 हो। अगर 4 है तो उसमें ड्यूअल प्रॉपर्टी है, गेन करने की भी और निकालने की भी है। तो इसीलिए कार्बन जैसे है, 4 होते हैं तो वो गेन भी कर सकता है और निकाल भी सकता है, लेकिन जिसमें 4 से कम है उसकी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की है, तो वही एक वो है मेटल, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाए उन्हीं को मेटल कहा जाता है। और जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं और नेगेटिव में कन्वर्ट होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। तो जिनमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 है, 7 है, वो गेन करने की एबिलिटी रखते हैं। 8 वाला तो फुलफिल है, 8 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो जिनमें 8 से कम है, 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन कम है, यानी 5 है, 6 है, 7 है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव में कन्वर्ट होते हैं। तो जो मैटर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज होता जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो निगेटिवली चार्ज होता जाएगा, कि नहीं। तो इसका मतलब जो चार्जिंग का कंसेप्ट है वो क्या है, जो मैटर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा वो पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होगा या जो गेन करेगा वो निगेटिव हो जाएगा। दूसरा, कितना अमाउंट ये गेन करेगा या कितना लूज करेगा तो वो कहलाएगा क्वांटाइजेशन। Q इक्वल टू होता है N इंटू E। हाँ, निगेटिव इलेक्ट्रॉन क्या, निगेटिव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निगेटिव इलेक्ट्रॉन क्या, निगेटिवली चार्ज्ड, निगेटिव इलेक्ट्रॉन नहीं, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल का हो। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, ऑर्बिट में रहेगा ना। तो आप क्या कह रहे हो, क्या रहे हो, क्या पूछ रहे हो, पूछो ना। किसमें रहता है, अरे वो एटम नहीं है, मैं एटम नहीं दिखा रहा हूं, ये मैटर है, मैटर जिसमें बहुत सारे एटम्स हैं। ये क्या है, मैटर है, ये नहीं है, ये नहीं बना रहा हूं, ये एक मैटर बना रहा हूं जो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। और उसमें क्या होंगे, एटम्स, एटम्स इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। तो मैटर से बाहर निकल जाता है, मैटर में भी रह सकता है और मैटर से बाहर। तो जो मैटर इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, लूज कौन करेगा, एटम्स, फिर एटम से मैटर भी लूज कर देगा, मैटर से भी बाहर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो जो मैटर इलेक्ट्रॉन दे देगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो ले लेगा वो, वही बात एटम के लिए भी होती है। एटम ये वाला है, देखो जैसे इसके बाहर इलेक्ट्रॉन था, अब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, तो जिसके पास कम था उसने ले लिया। वो ये नहीं बता रहा हूं मैं, ये मैं बता रहा हूं, वो तो यहां था कि सोडियम का एटम था, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, सोडियम प्लस में कन्वर्ट हुआ। लेने वाला कौन है, अभी तो नहीं कोई दिखाया ना। जैसे क्लोरीन है, उसको X लिखते हैं, X जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो X माइनस में कन्वर्ट होगा, और जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम में इंट्रोड्यूस होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि जिस ऑर्बिट में वो है उतना एनर्जी ही रख पाएगा।
और उसके पास एक्सेस एनर्जी है तो वो रिलीज करेगा, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसका नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो रिलीज हो जाता है गैसीय स्टेट में। अब हम किसी मैटर की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो एक मैटर ये है, दूसरा मैटर ये है, तो बहुत सारे एटम्स होंगे ना, इसमें क्या होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो किसी दूसरे मैटर पर ये जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मैटर बनेगा, कमी वाला। नॉर्मल कंडीशन से इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, और इसमें जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो नॉर्मल कंडीशन से इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा और इस पर उतना ही अमाउंट क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। लेकिन कितना चार्ज आएगा, Q इक्वल टू Ne, तो यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस Ne, तो इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब चार्ज ऑन एनी मैटर इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। कितना, E को 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, इसी का मल्टीपल होगा 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 100 टाइम्स, 3/2 टाइम्स कभी नहीं होगा फ्रैक्शन में कभी। क्यों, क्योंकि कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन इज नॉट ए डिविजिबल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं कर सकते हो कि आधा चार्ज लेकर कहीं चला जाए, ऐसा। तो इसी को नाम दिया गया क्वांटाइजेशन। तो इसका मतलब एक क्वांटा का मतलब एक ग्रुप होता है चार्ज का, कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, या उसका 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, यानी उसका मल्टीपल। तो इसको क्या कहा गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दूसरा एक कंसेप्ट है कंजर्वेशन। चार्ज कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। जरा बंद करो उसको, बाहर बड़ा आवाज। चार्ज डिस्ट्रॉय कब होगा, जब एक पार्टिकल अपने ही एंटी पार्टिकल से कोलाइड करे। पार्टिकल का कोलिजन किससे हो, एंटी पार्टिकल से, तब वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट होता है, एनर्जी में। उसको कहते हैं पेयर एनिहिलेशन, युग्म विनाश, सुने होंगे। और दूसरा होता है युग्म उत्पादन, कि नहीं, युग्म उत्पादन भी होता है। एनर्जी दो पार्टिकल में अगर कन्वर्ट हो गई तो एक पार्टिकल दूसरा उसका एंटी पार्टिकल होगा, एक पॉजिटिवली चार्ज होगा तो दूसरा निगेटिवली चार्ज होते, ये सब भी होते हैं। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जहां पर मैटर है उसमें ऐसे कोई उसके एंटी पार्टिकल्स नहीं है जिससे वो कोलाइड करके डिस्ट्रॉय हो जाए। तो किसी मैटर पर जो इलेक्ट्रॉन है या जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। अगर सिस्टम में 5 पार्टिकल्स हैं, कुल मिलाकर के 100 इलेक्ट्रॉन है, तो एक से दूसरे में चले जाएंगे, दूसरे से तीसरे में चले जाएंगे, लेकिन उनका सम वही रहेगा जो पूरे मैटर पर पहले था, वही बाद में भी रहेगा। तो उसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज हैज एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव जोड़ा जा सकता है। जैसे मान लो एक मैटर है, यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, यहाँ Q4 है, यहाँ Q5 है, पॉजिटिव और निगेटिव हो सकते हैं। टोटल चार्ज Q क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 ऐड कर सकते हैं, प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ। कहीं पर मान लीजिए +2E चार्ज है, कहीं -3E चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना है, मान लो यहाँ पर है +2E, यहाँ -3E, +4E, -2E, तो टोटल कितना हो गया, प्लस में 2 + 4 कितना 6E, और माइनस में 5E, तो टोटल चार्ज हो गया E। तो इसको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी चार्ज को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे।
कि नहीं? अगर किसी मैटर से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, केमिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक और भी पढ़ाए जाते हैं, जैसे उसकी साइज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा हो एटम का, तो साइज घटेगा। क्यों घटता है? क्यों घट जाता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। भाई न्यूक्लियस में मान लो, हाँ सर, किसी के पास है? वहां पता कर लीजिए, हो सकता है वो लोग रखे हो। हाँ तो हो सकता है वो लोग कहीं पाए हो तो रखे होंगे। क्या बता रहे थे? हाँ, जैसे मान लीजिए आप सोडियम की बात कर लो। सोडियम में 3 ऑर्बिट्स है और यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन है। जब एक इलेक्ट्रॉन हट गया तो 2 ही ऑर्बिट बचे, ये पूरा ऑर्बिट ही खत्म हो गया, तो साइज तो छोटा हो ही गया कि नहीं हो गया? अब मान लो ऐसा ना हो, एक मान लो यहां 3 इलेक्ट्रॉन होते, एक चला गया, मान लो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, केवल एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, तो ऑर्बिट तो नहीं खत्म हुआ, ऑर्बिट अभी भी है। लेकिन अगर यहाँ 3 है तो 8 2 10 3 13, तो यहाँ 13 प्रोटॉन है। 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे। अब 13 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसकी साइज थोड़ा सा सिंक होगी, साइज थोड़ा सा घटेगा, उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। अब इसका अपोजिट समझिए, अगर ये रिलीज हो जाता तो बहुत घट जाता, लेकिन अगर वही ऑर्बिट है उसमें से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तब भी उसकी साइज घटेगी। मास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मास भी घटेगा। इलेक्ट्रॉन गया तो मास है ना उसमें कि नहीं है, तो मास घटेगा ही, साइज भी घटेगा और मास भी घट जाएगा। अगर हम इसके अपोजिट देखें, जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर 2 है, यहां 8 है और यहां 7। यहां कितने प्रोटॉन है? 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें, एक, क्योंकि 8 पूरा ही नहीं है तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा ना। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आया तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का संख्या कितनी होगी? 18, और अंदर प्रोटॉन कितने हैं? 17। तो अब 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, तो वो श्रिंक यानी उसका साइज एक्सपेंड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, उसकी साइज बढ़ जाएगी। तो अब मास भी बढ़ेगा, मास भी, हालांकि ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा फिजिक्स में, कहाँ पूछा जाता है? केमिस्ट्री में। लेकिन ये सब भी कंसेप्ट हैं कि अगर ये हो तो क्या प्रोसेस है। हमें क्या लेना है? हमें 3 प्रॉपर्टी देखना है। चार्ज क्या है, चार्ज में और कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव प्रॉपर्टी है, कंजर्वेशन है और क्वांटाइजेशन है। एडिटिव प्रॉपर्टी है, कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन है, यानी अगर कहीं चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीपल है, उसको कहेंगे क्वांटाइजेशन। चलो आओ, उसका नाम है क्वांटाइजेशन। दूसरा है एडिटिव, अगर एक मैटर पर Q1 चार्ज है, दूसरे मैटर पर Q2 चार्ज है, इसको जोड़ लिया, किसी मटेरियल से कनेक्ट किया, टोटल चार्ज Q इक्वल टू क्या लिखेंगे? Q1 प्लस Q2। चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, जैसे मान लो 2 एक ही साइज के मैटर है, एक ही साइज के 2 मैटर है, यहां पर मान लो
5Q प्लस में चार्ज है, यहां पर 3Q प्लस में चार्ज है। इनको मान लो कांटेक्ट में ले आए तो टोटल चार्ज कितना है, Q इक्वल टू 5Q प्लस 3Q, कितना हो गया 8Q। अब इनको मान लो फिर सेपरेट करें तो अगर इनकी साइज सेम है तो आधा चार्ज एक पर चला जाएगा और आधा एक पर, तो चार्ज फिर डिवाइड हो गया, यहां पर 4Q और यहां पर भी 4Q। कब, जब इनकी साइज एक ही हो, साइज एक ही होगा तो कैपेसिटी एक ही होगा। आगे पढ़ाएंगे, कैपेसिटी अगर स्फेरिकल कंडक्टर है तो कैपेसिटी उसके रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस सेम तो कैपेसिटी सेम, तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को एक्वायर कर लेगा। साइज अलग अलग होगा तो कैपेसिटी भी अलग अलग होगी, तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी के रेशियो में होगा। यानी Q1 मान लो एक पर है और दूसरे पर Q2 है, तो ये Q1 बाई Q2 किस रेशियो में होगा, C1 बाई C2 के। अगर C1 C2 सेम है तो चार्जेस सेम होंगे, C1 C2 अलग है तो चार्जेस भी अलग होंगे, या इनके रेडियाई के रेशियो में होंगे। ये सब बहुत बेसिक कंसेप्ट है, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट, ये रटने की जरूरत नहीं, इसको सुन करके और तुरंत बैठा लीजिए कि हाँ हमेशा यही होगा। जब हम डेरिवेशन करेंगे तब भी यही रिजल्ट रहेगा, कभी और दूसरा कोई रिजल्ट नहीं आएगा निकालने पर भी। तो इसको बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, है ना, बेसिक चीजें हैं, सबको मालूम है। मेन पार्ट इसमें जो लॉ है, कूलम्स लॉ, इस पर बहुत से न्यूमेरिकल कई तरह से पूछे गए। पहले अभी हम स्टेट में ऐसे ही बता दे रहे हैं, इसको बाद में इसको लिखवाएंगे। अगर ऐसे बनाया तो अब ये कौन से फोर्स हैं, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव, रिपल्सिव है, बाहर की तरफ है तो रिपल्सिव फोर्स है। तो इसका मतलब ये दोनों या तो पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये भी बताया था, देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक माने समान, प्लस प्लस या माइनस माइनस है तो हमेशा रिपेल करेंगे, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो हमेशा प्रतिकर्षित होंगे कि नहीं, और एक पर प्लस हो दूसरे पर माइनस हो तो अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे। क्लियर है? तो रिपल्सिव को ऐसे बाहर की तरफ बनाते हैं। अब अगर एक प्लस है और दूसरा माइनस में है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्टिव फोर्स को ऐसे दिखाया जाता है, टूवर्ड्स ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर नहीं, टूवर्ड्स, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है। इसको अगर 1 2 लिखें तो ऐसे लिखते हैं 1 2 2 1, और ये वेक्टर्स हैं, क्या है, वेक्टर्स हैं। यहां भी ऐसे लिख सकते हैं F12 वेक्टर और ये F21 वेक्टर। जो पहले लिखा मैंने उस पर फोर्स, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 तो F12 लिखेंगे, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 तो F21 लिखेंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने केवल यही बताया था कि वो अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे, कितना अट्रैक्शन और कितना रिपल्सन होगा ये नहीं बताया। इसको स्टेट किया कूलम्स, और बहुत बेसिक लॉ है, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था बिल्कुल सिमिलर, और बहुत सारे रिजल्ट वही है जो वहां पर बताया था। बस फर्क है कि वहां केवल अट्रैक्टिव था, यहाँ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। और इन्होंने क्या स्टेट किया था कूलम्स ने कि जो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा उसको इंटरेक्शन कहते हैं, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ चार्जेस। जैसे वहां मास था और यहाँ क्या है, चार्ज। और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन
देम। अब वहां सेंटर टू सेंटर था, यहां पर तो पॉइंट मास पॉइंट चार्ज ही होते हैं, वहां पॉइंट मास नहीं होते हमेशा। सन है, अर्थ है, बहुत ह्यूज बॉडीज है, तो इसीलिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते थे। यहाँ पर चार्जेज है, चार्जेज वैसे ही इस्तेमाल होते हैं जब तक एक बिग डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। तो यहाँ पर दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस तो मतलब पॉइंट चार्जेज है, तो वो चाहे सेंटर टू सेंटर कहे या ना कहे, ये अंडरस्टूड है। इनको जब लेंगे तो ये प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है। इसको अगर हटाएं तो ये कांस्टेंट होगा। ग्रेविटेशन के केस में कैपिटल G था, सो रही हो कि नहीं? क्यों नींद आ रही है? यहां पर यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो यहां भी कांस्टेंट है वो किस पर डिपेंड करता है? कई फैक्टर्स है। पहले तो यूनिट पर डिपेंड करेगा ही, दूसरा यहां पर जो मीडियम है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर मीडियम ना हो, वैक्यूम हो, बेटा आप ध्यान दो, अभी तुम्हारा पहला शुरू हो रहा है, जान लो, 12th का क्लास। अगर यहां पर कोई मीडियम नहीं है तब जो वैल्यू है उसको कैवेंडिश ने कैलकुलेट किया था, ग्रेविटेशन के केस में भी इसमें भी। और एक बैलेंस, टॉर्सन बैलेंस था, उसके बेसिस पर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया गया। और वो जो वैल्यू आया था वो आया था 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यानी SI यूनिट में। अब फिर ये कांस्टेंट K होगा, ये हो गया F, और ये Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। वहां पर ये G लिखा जाता था जो कैवेंडिश ने निकाला था, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और वो यूनिवर्सल था। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी था, पर केजी स्क्वायर, और यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है कि नहीं? यहाँ चार्ज जमा मास था। अब ये यूनिवर्सल क्यों नहीं है? इसकी वैल्यू बदल सकती है। कैसे? जब मीडियम आप बदलोगे तब। वैक्यूम है यानी निर्वात है, तब तो यही रहेगा 9.0 10⁹9। लेकिन अगर हम कोई मीडियम ले लें, वाटर ले लें, कोई दूसरा मीडियम ले लें, ऑयल कोई ले लें, तो F की वैल्यू बदल जाएगी। फोर्स हमेशा घटेगा, बढ़ेगा नहीं, हमेशा। जब ये वैक्यूम में होता है तब मैक्सिमम फोर्स होता है, लेकिन जब मीडियम लेंगे तो ये हमेशा कम होगा। तो इसी को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये लिखा गया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अभी लिखो मत, मैं अगले क्लास में पूरा सिस्टमेटिक लिखवा दूंगा। तो अब ये जो वैल्यू है इसी को रिप्लेस किया गया, जो 9.0 10⁻9 है। रिप्लेस क्यों किया? रिप्लेस इसलिए किया जिससे इसकी वैल्यू हमेशा बनी रहे, किसी न्यूमरल से कैंसिल ना हो, क्योंकि ये कांस्टेंट है। कोई न्यूमरल ले लिया आपने, कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए फिर एक सिंबल लिया गया, और वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तब एप्सिलॉन नॉट क्या है? इसको कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, और ये 8.85 10⁻⁻12 यूनिट है ये। अब यूनिट यहीं से निकल आएगा, उसका इनवर्स कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इतना एप्सिलॉन नॉट है जिसको कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, यानी धारण करने की क्षमता या धारकता उसको कहते हैं। कितना आवेश धारण करने की क्षमता होती है, उसी के माप मेजरमेंट में इसको लिखा जाता है। जब कोई मीडियम लिया गया तो यहां एक कांस्टेंट भी आया। अब इस कांस्टेंट को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी
यानी सापेक्षिक वैद्युतशीलता, वो निर्वात की वैद्युतशीलता है, वो सापेक्षिक वैद्युतशीलता रहता है। क्या? के और या तो उसी को क्या कहेंगे इंग्लिश में रिलेटिव परमिटिविटी, के रिलेटिव परमिटिविटी क्या कहा जाता है? रिलेटिव परमिटिविटी। सापेक्षिक या नियतांक होता है, वो कांस्टेंट रहता है। के बार बार ये डिफाइन करेंगे आप आगे चल करके, C/C0 इस रूप में भी लिखेंगे, तो उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। चलिए गुरुजी आ गए अभी, अगले दिन जब आएंगे तो पहले स्टार्टिंग से लिखवा देंगे कुछ, और इस पर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल, इसका वेक्टर मॉडल, उस पर रिलेशन, किस पर ये किस लॉ को होल्ड करेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। कौन सा? F12 इक्वल टू माइनस F21, क्यों? अपोजिट डायरेक्शन है, और F12 मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन, यहां देखिए ना, एक इधर है तो एक इधर है, एक इधर होगा तो एक इधर होगा, तो इसीलिए न्यूटन्स थर्ड लॉ को ये होल्ड करते हैं। ये बार बार पूछा गया। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ तो स्क्वायर लॉ है कि नहीं, और सेंट्रल फोर्स है, ये सब चीजें कई बार पूछी गई। तो अगले दिन जब आएंगे तब सब लिखवाएंगे।